हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का क्वेश्चन आप बिना स्किप किए पूरा देखिए और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो गाइस, क्वेश्चन है हमारा, एजी फ्रैंक के अल्प विकास के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं ये डीडी यूनिवर्सिटी में कितने साल पूछा है और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में, ये दोनों ही यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम देखते हैं परामिश्रता सिद्धांत, फ्रैंक के अल्प विकास का सिद्धांत। जो हमारा पराश्रितता का जो सिद्धांत है वो फ्रैंक के अल्प विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात एग्जाम में या फ्रैंक के अल्प विकास का सिद्धांत करके पूछे या पराश्रितता का सिद्धांत पूछे, दोनों में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन करके। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। यह नवमार्क्सवाद का एक सिद्धांत है जो समकालीन विश्व के अंत देशों और विकासशील देशों के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों का सामाजिक और आर्थिक विकास बाह्य शक्तियों से नियंत्रित हो रहा है। इस सिद्धांत के मुख्य प्रवर्तक लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बुद्धिजीवी थे। इनमें आंद्रे जी फ्रैंक और असीम अमीन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा पराश्रितता का जो सिद्धांत है उसमें ये देखते हैं कि यह एक नवमार्क्सवाद का सिद्धांत है जो कि समकालीन विश्व में जो उन्नत देश हैं अर्थात जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं उन दोनों के बीच क्या करता है, परस्पर संबंध करता है और उनका विश्लेषण करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम देखेंगे कि जो अल्प विकसित देश हैं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास जो है वो बाह्य शक्तियाँ नियंत्रण करते हैं। अर्थात जो विकसित देश हैं वो जो अल्प विकसित देश होते हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे कि वही उनमें अपना क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं और रखना भी चाहते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि बाह्य शक्तियाँ उनको नियंत्रित करती हैं। और इस सिद्धांत के जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो लैटिन के, अमेरिकी और फ्रांसीसी के अफ्रीका के बुद्धिजीवी थे। तो इनमें जो मुख्य है वो कौन है, आंद्रे जी फ्रैंक और समीन और अमीन है। तो विशेष कर से करके इनका नाम जो क्या है उल्लेखनीय है, ये विशेष करके उनके सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं गाइस। उन्होंने संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तीसरी दुनिया के देशों की भारी नुकसान पहुंचा रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय के स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्रों का प्रभुत्व रहता है और यही तीसरी दुनिया के देशों में अल्प विकास का मूल कारण है। उदारवादी सिद्धांत इन्हें निर्भरता से पलायन का जो स्वप्न दिखाता है वह कोरा भ्रम जाल है। यदि विकासशील देश अपनी देशी अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए खुला छोड़ दे तो इससे केवल धनवान और निर्धन देशों के बीच की खाई ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी और पहली दुनिया के जिन देशों में आधुनिकीकरण पहले शुरू हुआ वे तीसरी दुनिया के देशों के मुकाबले में हमेशा फायदे में ही रहते हैं क्योंकि उनमें आधुनिकीकरण देर से शुरू हुआ। तो अब हम इसमें आगे क्या देखेंगे कि जो उन्होंने संकेत दिया, जो आंद्रे जी फ्रैंक, असीम और अमीन जो हैं जो उन्होंने उल्लेख किया, जो संकेत दिया वो क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की जो है तीसरी देशों को क्या करती है, भारी नुकसान पहुंचाती है। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उनमें जो विनिमय के स्तर है वो क्या है, जो शक्तिशाली जो राष्ट्र हैं उनका उस पर प्रभुत्व रहता है। अर्थात जो विकसित देश हैं वो विकासशील और अल्प विकसित लोगों पे क्या करते हैं, अपना प्रभुत्व जमाते हैं। और यदि विकसित देश है, जो विकासशील देश है, वो अपने देश की जो देशी अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए अगर खुला वो छोड़ देता है उस अपने व्यापार को, तो इससे क्या होगा कि जो धनवान व्यक्ति है वो अधिक धनवान होता जाएगा और निर्धन व्यक्ति जो है और उसका स्तर नीचे गिरता जाएगा। तो इस प्रकार से जो दोनों देशों की जो मतलब
खाई है एक प्रकार से कह लें, तो क्या होती जाएगी, ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी, अर्थात दोनों देशों में क्या होती जाएंगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी। जो विकासशील देश है वो और विकास करता जाएगा, और जो अल्प विकसित देश है उसका विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा या निम्न होता जाएगा। तो इसीलिए बताया गया है कि जो दुनिया के जो आधुनिकरण पहले शुरू हुआ, वे तीसरी दुनिया के देशों के मुकाबले क्या होगा, हमेशा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उनमें जो क्या है, आधुनिकरण देर से शुरू हुआ है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं। पराश्रितता सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि औपचारिक उपनिवेशवाद तो आज के युग में प्रचलित नहीं रहा, परंतु आर्थिक या उपनिवेशवाद आज भी बना हुआ है। इसके अंतर्गत उन्नत देश विकासशील देशों में पूंजी निवेश करके उन्हें कच्चे माल के पूर्तिकर्ता और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं। जो हमारे सिद्धांतकार हैं वो कहते हैं कि जो औपचारिक उपनिवेशवाद जो है वो आज के युग में प्रचलित नहीं है, परंतु अगर आर्थिक या नव उपनिवेशवाद जो है आज भी बना हुआ है, और इसके अंतर्गत अगर उन्नत देश विकासशील देशों के पूंजी निवेश करते हैं तो उनके कच्चे मालों की जो पूर्ति है वो तैयार की जाएगी, और जो तैयार माल रहेगा वो बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय उन्नत देश है वो विकासशील देशों के पूंजी को क्या करते हैं, निवेश करती है, अर्थात अपना जो पूंजी है उन्हें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करती है, और कच्चे मालों की क्या करती है, पूर्ति कराती है, और उससे जो तैयार माल होता है उसे बाजार के रूप में इस्तेमाल करती है। तो अब हम आगे देखते हैं। इस तरह अपनी पुरानी उपनिवेशवादी शक्तियों को उपनिवेशवाद का आर्थिक लाभ हो तो पहले के तरह ही प्राप्त हो जाता है, जबकि उन्हें इसका राजनीतिक खर्च भी नहीं उठाना पड़ता। पराश्रितता सिद्धांत के समर्थक यह सुझाव देते हैं कि तीसरी दुनिया में कच्चे माल के पूर्तिकर्ताओं को अपनी उत्पादक संघ बना लेने चाहिए और अपने माल के न्याय संगी भाव नियत कर देने चाहिए, ताकि पहली दुनिया के उन्नत देश उसका शोषण न कर पाएं। ऐसे उत्पादक संघ का सबसे प्रमुख उदाहरण पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जो मूलतः 1960 में स्थापित किया गया था। तो अब हम इसमें क्या आगे क्या देखते हैं कि जो पुरानी उपनिवेशवादी जो शक्तियां हैं उनको उपनिवेशवाद का जो आर्थिक लाभ तो पहले की तरह प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन इसका जब राजनीतिक खर्च उन्हें नहीं उठाना पड़ता है। तो इसलिए जो है पराश्रितता के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो ये सुझाव देते हैं कि जो तीसरी दुनिया के जो दुनिया है उस कच्चे माल की जो पूर्ति करने वाले हैं उनको अपना क्या होना चाहिए, एक उत्पादक संघ बना लेना चाहिए, अर्थात उन्हें एक ऐसा संघ बना लेना चाहिए जिससे उसका दाम क्या हो, फिक्स हो, और कोई भी जो देश हो उसी रेंज पे उसको क्या करे, खरीदे और उसी दाम पे दूसरे देशों को बेचे। अर्थात जो विकसित देश है वो अधिक मूल्य देकर उस चीज़ को ना खरीद ले, और जो अल्प विकसित देश है वो कम मूल्य पे उसको ना खरीद पाए। अर्थात अगर दाम जो उसके मूल्य हैं वो निश्चित रहेंगे तो चाहे अल्प विकसित देश हो या विकसित देश हो, वो दोनों देश उसी मूल्य पे उस चीज़ को क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो इस प्रकार से जो विकसित देश है वो अल्प विकसित देशों का क्या कर शोषण नहीं कर पाएगी। और इसका एक सबसे प्रमुख उदाहरण जो है पेट्रोलियम दिया गया है, जिसका निर्यात जो है देशों के संगठन से होता है और जिसका स्थापना जो है 1960 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पराश्रितता सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की आर्थिक समस्या के समाधान से है। यह उनकी मुख्य समस्या अवश्य है, परंतु सामाजिक और राजनीतिक स्तरों पर भी विकासशील देशों को केवल पश्चिम के आधुनिकीकरण का लाभ नहीं होगा। पश्चिम में प्रचलित प्रक्रियाओं और औद्योगिकी को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु अपनी संस्कृति धरोहर को परे रखकर पश्चिमी संस्कृति में ढल जाने का प्रयत्न नवोदित देशों के लिए विनाशकारी हो सकता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो पराश्रितता सिद्धांत है
उसका उद्देश्य यही है कि जो विकासशील देश हैं उनकी आर्थिक समस्या को क्या किया जाए, समाधान दिया जाए। और उनकी जो मुख्य समस्या है वो क्या है, वो तो अवश्य है, परंतु जो सामाजिक और राजनैतिक स्तर पे विकासशील देशों का पश्चिमी देशों के द्वारा क्या हो रहा है, आधुनिकीकरण का लाभ नहीं हो पाएगा। अर्थात अगर विकासशील देशों की आर्थिक समस्या का समाधान हो रहा है तो उससे जो क्या है कि जो विकासशील देश हैं उन्हें आधुनिक पश्चिमी देशों के आधुनिकीकरण का लाभ नहीं मिलेगा। और पश्चिमी देश में जो प्रचलित प्रक्रियाएं हैं, औद्योगिकी हैं, उनको अपनाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो उनकी जो अपनी संस्कृति है, जो धरोहर है, उसके परे रख कर अर्थात उसको छोड़ के किनारे रख के और पश्चिमी देशों में ढल जाएं, अर्थात अपने देश की संस्कृति को छोड़ करके दूसरे देश की संस्कृति में ढल जाएं, तो ये क्या होगा, ये देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। किसी भी देश के लिए अगर कोई भी देश हो अपनी संस्कृति के साथ, अपनी भाषा के साथ चलता है तो ही उसका विकास होना निश्चित होता है। नहीं तो अगर वो दूसरे देशों का कॉपी करता है अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को छोड़ के, तो उसका विकास जो क्या है मंद गति से होता है और उसका विकास निश्चित नहीं होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में राय अपनी ज़रूर दीजिए। बाय।